आज हम लोग गैस लॉ का तीसरा क्लास करेंगे। हाँ ठीक कर लीजिए। हम लोग गैस लॉ का ऐसा जरा मिला पड़े। हम लोग गैस लॉ का तीसरा क्लास करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग चार्ल्स लॉ कंप्लीट किया था। चार्ल्स लॉ का दोनों ही फॉर्म बताया था। एक बताया था वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर V और T दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन था। शर्त कंडीशन क्या था कि प्रेशर उसके पर पड़ने वाला प्रेशर और गैस का मास कांस्टेंट रहे। और एक वो भी बताया था कि चार्ल्स लॉ ने चार्ल्स ने यही बताया था मैं लॉ में कि गैस का जो वॉल्यूम है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने या बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा। तो देखा था कि हम लोग क्या कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम के मुकाबले 1/273वां हिस्सा घटिया बढ़ जाएगा। एक 30 सेकंड के लिए बंद कर दो ऐसे। तो हम लोग चार्ल्स लॉ में दोनों फॉर्म पढ़ लिया था। फिर चार्ल्स लॉ से हम लोगों को मालूम यह भी हुआ कि किसी गैस का वॉल्यूम माने 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 हो जाएगा, या बोले उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, या उसका मास वैनिश हो जाएगा। नहीं, मास भी 0 हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम पूछे कि क्या वाकई प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसको एक्सप्लेन करो कि माने 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, इसको एक्सप्लेन करो। तो उस टाइम तुमको बोलना पड़ेगा कि माने 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का जो वॉल्यूम वो चार्ल्स लॉ के मुताबिक थ्योरेटिकली 0 हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इतना लो टेम्परेचर क्रिएट करना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, और उतना लो टेम्परेचर पर वॉल्यूम को मेजर करना या उसको वेलोसिटी को मेजर करना और उस टेम्परेचर पे किसी का जीना, यही पॉसिबल नहीं है। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि उतना टेम्परेचर कम करते उतना टेम्परेचर कम करने से पहले तक ही गैस क्या हो जाएगा, बहुत पहले लिक्विड बन जाएगा। गैस जब डेंसिटी मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आ जाते हैं, तब डेंसिटी उसका बहुत बढ़ जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है ठंडा करते करते गैस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड हम लोग क्या पढ़ा, इनकॉम्प्रेसिबल है, उसका वॉल्यूम आप कम नहीं कर सकते। तो एक टाइम पे लिक्विड भी कहाँ है, गैस भी कहाँ चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो प्रैक्टिकली लगता नहीं है कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि उतना माने 273 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने से पहले गैस लिक्विड बन के जम चुका होगा। ठीक, लेकिन आप जब पूछे कि किस टेम्परेचर पर माने गैस का वॉल्यूम 0 होगा या उसके वेलोसिटी 0 होगा, तब क्या बोलेगा, माने 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बस ये बात ध्यान रखें कि ये बात थ्योरेटिकली सही है, प्रैक्टिकली करके देखा इसको नहीं गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है? अच्छा, तो जिस तरह से हम लोगों का चार्ल्स लॉ का बोल्स लॉ में 5 ग्राफ था, तो चार्ल्स लॉ में हम लोग का ग्राफ है। चार्ल्स लॉ में ग्राफ है, एक नहीं बोलेंगे हम, 2 ग्राफ बोल लेंगे। 2 ग्राफ है, 2 ग्राफ में आपका मतलब जो इधर 5 बोला, यहाँ पर 2, इसी में से गाना होगा तो आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ थोड़ा बना देते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। एक लकड़ी इसके करता लकड़ी दो बाबू। हाँ, तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, V वर्सेस T। कैसा बनाएंगे, P वर्सेस V, एक बनाएंगे हम लोग V वर्सेस T बनाएंगे। तो पॉज करता हुआ ऐसा देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नहीं। तो देखो हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं चार्ल्स लॉ के मुताबिक। तो चार्ल्स लॉ में कौन कौन सा वेरिएबल है, हम लोगों का वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है ना, बोलो। इस ग्राफ को थोड़ा हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे क्यों बना रहे हैं आपको समझ में आएगा। यहां पर V वर्सेस T ग्राफ है, ये वाला कैसा ग्राफ है, V वर्सेस T ग्राफ है। तो यहां पर आपका वॉल्यूम होगा और यहां पर आपका क्या होगा, बोलो, टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ। कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ,
और ये बैकवर्ड भी ड्रॉ होगा। क्यों होगा वही बता दे रहे अभी आपको हम। ये ग्राफ ऐसे क्यों बना समझा दे रहे हैं। ये वाला टेम्परेचर है, ये वाला वॉल्यूम है। हम ग्राफ को यहां से शुरू इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम ग्राफ को शुरू यहां से करते, सपोज कर लीजिए हम ग्राफ को शुरू यहां से करते, तो यहाँ पर कौन जीरो है, टेम्परेचर भी जीरो है और वॉल्यूम भी जीरो है। लेकिन चार्ज तो ये नहीं बोला कि 0 डिग्री में गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, वो तो बोला कि माइनस पे ले जाएंगे तो उसका वैल्यू जीरो होगा। कितना में जीरो होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे जीरो होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो रहा होगा। ठीक है, इसलिए कहा था उसको ऊपर ही शुरू किया। यहाँ शुरू करें मतलब गैस कितना वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब उसको अगर हम कम करें, कम करने का मतलब क्या हो रहा है, जीरो से इधर क्या होता है, हम लोग ग्राफ में क्या पढ़े हैं, ये अगर ओरिजिन होता है तो यहाँ प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है। तो यहाँ पर जीरो से बड़ा टेम्परेचर, तो यहाँ जीरो छोटा होगा, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करते 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 कोई एक टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जहां पर गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, देखो आगे मिल गया, मतलब जीरो हो गया। लेकिन क्या बात है, थियोरेटिकली बात है। अब ग्राफ बनाना है V वर्सेस T ग्राफ, तो आप कैसे बनाएंगे उसको, ऐसे ही बनाएंगे। और इस ग्राफ का नेचर क्या होता है, आइसोबार। इस तरह उसके बारे में क्या बताया था, आइसोथर्मल बताया था ना, कर्व। वैसे ये क्या है, आइसोबार बोलिएगा या आइसोबार कर्व बोल के, तो भी एक ही बात है। बोले बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अच्छा, और अभी इधर नहीं है ग्राफ, और आएगा तो भी देखा जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं चार्ल्स लॉ और बोयल्स लॉ को मिलाकर पढ़ेंगे। मैं कंबाइंड लॉ फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बोयल्स लॉ। हम लोग को जो अगर वेरिएशन पता है तो हम लोग के लिए बहुत ही आसान बात है। याद कीजिए वेरिएशन में जो हम लोग सम बना रहे थे, फार्मर वाला या फिर बहुत तरह का सम बना रहे थे हम लोग, तो हम लोग क्या करें, फार्मर को एफ मान रहे थे, डेस को डी और बियर को बी मान रहे थे, दोनों को अलग अलग लिख रहे थे, बाद में दोनों को मिला दे रहे थे। तब दोनों को अलग अलग लिख रहे थे, जब फार्मर को और बिया को देख रहे थे, मतलब उसको कंपेयर कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, डेस को कांस्टेंट रख रहे थे। याद आ रहा, अगर फार्मर को डेस को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग बिया को कांस्टेंट रख रहे थे, फिर बाद में दोनों को हम लोग मिला दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं, बाय द थ्योरम ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन। याद आ रहा है, बस वही काम हम लोग यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में करना है। क्या नाम है इसका, कंबाइंड फॉर्म चार्ल्स लॉ एंड बोयल्स लॉ। ये लोग कैसे लिखा है, कंबाइंड फॉर्म लिखा है या सिर्फ कंबाइंड, इसी पेज कैसे बंद हो गया, चलो क्या पढ़ने वाला है, अभी लोग पढ़ना है कंबाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स एंड बोयल्स लॉ। बोयल्स लॉ मतलब चार्ल्स और बोयल्स लॉ को कंबाइन करके हम लोग एक नया बनाएंगे इक्वेशन। लेकिन याद रखिए जब चार्ल्स और बोयल्स लॉ को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ को वो वाला फॉर्म लिखेंगे नहीं, कौन सा फॉर्म, 1/273 वाले सारा फॉर्म नहीं लिखेंगे, वो कौन फॉर्म जो साइड में यहाँ पर लिखा हुआ हम वो फॉर्म लिखेंगे। तो हम लोग चलो लिखते हैं, पहले हम लोग कौन सा लॉ पढ़ते हैं, बोयल्स लॉ पहले पढ़े थे ना। अच्छा, हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं कि मान लो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, वो जब नोट देंगे तो उसमें लिखा हुआ है। अभी आपको मालूम है P का मतलब क्या है, V का मतलब क्या, और अगर एग्जाम में अगर आएगा भी आपका तो आपको बोल देना पड़ेगा कि मान लेते हैं किसी गैस के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर P है, उसके आसपास का टेम्परेचर T है और गैस का वॉल्यूम V है, तो उसका फिर आप चार्ल्स लॉ बोयल्स लॉ लिखेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ,
बोल्स लॉ में क्या देखा था हम लोग, बोल्स लॉ में क्या देखा था हम लोग कि भाई जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, प्रेशर का उल्टा होगा, है ना था जी। आज हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी यहाँ और वी यहाँ भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहता है, व्हेन टी एम आर फिक्स्ड, याद आ रहा है। चार्ल्स लॉ बोलेंगे तो ये बात हमको लिखना होगा क्या, कि टी मतलब उस गैस के आसपास का टेम्परेचर, एम छोड़ा है मतलब गैस का मास, ये कांस्टेंट रहना जरूरी है, ये चार्ल्स लॉ है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होगा, सॉरी चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या होगा, चार्ल्स लॉ क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर। तो हम लोग क्या पढ़ा चार्ल्स लॉ में, कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग, व्हेन गैस के का ऊपर पड़ने वाला प्रेशर और उसका मास आर फिक्स्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय द थ्योरम ऑफ ज्वाइंट इक्वेशन दोनों को मिला देंगे, क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ देख के इसको, बाय थ्योरम ऑफ ज्वाइंट वेरिएशन, क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे ना, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बताओ, 1/P इंटू टी, और कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, V प्रोपोर्शनल टू T, और यहाँ क्या लिखते हैं आप लोगों को याद है, when P V when both P and V vary, PV मतलब क्या हो रहा है कि अब P और V दोनों ही बदल रहे हैं, लेकिन तब भी इन दोनों में कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। PV तो वेरी कर रहा, P वेरी कर रहा ना, PV तो वेरी कर रहा, तो लेकिन अभी भी क्या चीज है ये, याद करो हम क्या बताया था, चार्ल्स और बोयल्स लॉ में कॉमन कांस्टेंट क्या है, मास है। तो ये जो इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग, क्या चार्ल्स और बोयल्स लॉ को तो मिला हुआ इक्वेशन है, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, मास, यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट के लगाते हैं, टी पी, याद आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा ये वाला, पी वी इक्वल टू के टी, ये है तुम्हारा चार्ल्स और बोयल्स लॉ का कॉम्बाइंड इक्वेशन, जहां पर के क्या चीज है, के आपका, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ, अगर एक क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर का आता है, इतना भी लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, बस आपको एक लाइन क्या पढ़ाना पड़ेगा, मान लेते हैं गैस का वॉल्यूम V है, उसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर P है, उसके आसपास का टेम्परेचर T है, गैस का मास M है, रिलेट करके लिख देंगे, आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो ये P इक्वल टू KT हो गया। अब याद करो यहाँ से चार्ल्स लॉ बोयल्स लॉ को जब हम यहाँ पर लिखा था, यहाँ तक का याद करो, वहां क्या किया था हम, के लगाने के बाद ये फॉर्म लाने के बाद क्या किया था हम लोग, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 किया था, याद आ रहा है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और चार्ल्स लॉ में क्या किया, V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2, वैसे यहाँ पर भी होगा क्या, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं हम इसको, क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, PVT को नीचे लेके चले आओ, इक्वल टू क्या हो गया आपका के, यहाँ पर के क्या चीज है आपका, के आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये यहाँ पर आपका 400 पूरा खत्म हुआ, लेकिन इसको और न्यूमेरिकल के लिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 और T2, ये आपका न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आएगा। अब कैसे मालूम होगा कि सर ये वाला फॉर्मूला आएगा, तो जब आपका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, और गैस का वॉल्यूम भी चेंज हो, मास तो कांस्टेंट रहेगा,
मास तो अभी तक कांस्टेंट है। तो अगर आपका प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी, तीनों चेंज हो रहा है, तब आपका ये बड़ा रहेगा, सवाल पढ़ के मालूम हो जाएगा। इससे पहले बॉयल्स लॉ में क्या था, P1 V1 P2 V2 में क्या था कि उसमें आपका टेम्परेचर और मास बोला था कांस्टेंट रहेगा। चार्ल्स लॉ में क्या बताया आपको कि आपका गैस का मास और उसके उसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, तीनों वेरी करेगा सिवाय गैस के मास का। तो उस केस में फॉर्मूला आपका ये रहेगा। और याद रहे, बता भी दिया है कि जब भी आपका टेम्परेचर बैठेगा इसमें तो किस फॉर्म में बैठेगा, हमेशा केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में बैठेगा। और प्रेशर कहाँ बैठेगा, एटमॉस्फेरिक यूनिट में बैठेगा। आज उसके बारे में क्वेश्चन हुआ ही नहीं। लास्ट क्लास के बारे में बोला कि प्रेशर अगर दिया हुआ रहेगा उसको एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बताया था आपको कि 76 से या 760 से डिवाइड करेंगे। कब 76 से करेंगे, जब गिवन प्रेशर सेंटीमीटर में दिया है। अगर गिवन प्रेशर आपको दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो डिवाइड किससे करेंगे, 760 से करेंगे। बोलिए यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा चलो 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 आगे चलते हैं। तो यह हम लोग का कॉम्बाइंड फॉर्म हो गया चार्ल्स और बॉयल्स लॉ का। अब आइए हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे कि रियल गैस किसको बोलते हैं। यहाँ से एक नया टर्म पढ़ेंगे हम लोग, इसी में हटा देते हैं उसको, यहाँ अट जाएगा, इसी से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन है। रियल गैस किसको बोलते हैं, आपसे एग्जाम में पूछता है कि ऐसे गैस का नाम बताओ जो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को कंप्लीटली ऑबे करे। कंप्लीटली ऑबे करने का मतलब हो रहा है कि वो लॉ जो है, कोई गैस जो है, इस लॉ के हर पॉइंट्स को फॉलो करता है। तो अगर हम चार्ल्स लॉ के बारे में बात करें तो क्या देखा हम लोग कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। किसी गैस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसका वॉल्यूम 0 हो जाए। तो मतलब बात ये समझ में आ रहा है कि कोई भी गैस के लिए पॉसिबल नहीं है कि चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को मुकम्मल माने। ऐसा कोई गैस दुनिया में मौजूद नहीं है जो चार्ल्स लॉ गैस लॉ को मुकम्मल तौर पर माने। अगर कोई गैस चार्ल्स लॉ को और बॉयल्स लॉ को मुकम्मल तौर पर मानती है तो ऐसे गैस को बोलते हैं आइडियल गैस। क्या बोलते हैं उसको, आइडियल गैस बोलते हैं। ऐसे गैस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। तो सवाल एग्जाम में आए कि किसको बोलते हैं आइडियल गैस, तो क्या बोलेंगे कि ऐसे गैसेस जो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को कंप्लीटली माने, तो ऐसे गैस को आइडियल गैस बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई गैस अभी दुनिया में मौजूद नहीं है। कंप्लीट ऐसा नहीं कि मानते नहीं, कंप्लीटली नहीं मानते हैं, क्योंकि उतना लोड चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो देख रहे हैं कि वॉल्यूम 0 हो रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब गैस को भी अगर तुम प्रेशर देकर उसका वॉल्यूम कम करोगे तो एक लिमिट तक कम कर सकते हो। प्रेशर जब दोगे, डेंसिटी बढ़ेगा, गैस का मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, करीब आने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको तुम्हारा प्रेशर देकर उसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो थ्योरेटिक प्रैक्टिकली मतलब ये जो लॉ है, हर गैस इस लॉ को कंप्लीटली फॉलो नहीं करता। एक खास लिमिट पर अगर गैस रुक जाता, हालांकि उसका प्रेशर देंगे तो वॉल्यूम कम होगा गैस का, गर्म करेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उसके मॉलिक्यूल की रफ्तार बढ़ेगी, ठंडा करेंगे तो वॉल्यूम कमेगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक खास लिमिट तक। उसके बाद फिर वो गैस भी हाथ को छोड़ देगा, भैया अब आपके बाद हम नहीं मानेंगे, बहुत हो गया। बोले बात समझ में आ रही है? तो जो गैस कंप्लीटली माने उस गैस को बोलेंगे आइडियल गैस। किसको बोलेंगे, जो चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ को मुकम्मल माने। ऐसा गैस कौन है, तो दुनिया में गैस अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम जो गैस देखते हैं तो इस गैस को क्या बोला जाता है, इस गैस को बोला जाता है, जो हम लोग आज तक गैसों को महसूस करते हैं या नाम सुने हैं, उन गैसों को बोला जाता है रियल गैस। क्या बोला जाता है उसको, रियल गैस। तो हम लोग जिस गैस के बारे में बात करेंगे वो गैस का नाम है रियल गैस। तो रियल गैस कौन कौन है, रियल गैस आपको अगर हम एग्जाम पर ना भी लिखे तो भी आप बोल पाएंगे आराम से। वो गैस जिसके बारे में हम लोग नाम सुनते आ रहे हैं, जिसके बारे में जानते हैं हम लोग, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, सब रियल गैस। रियल गैस मतलब हम लोग के रियल लाइफ में गैस एग्जिस्ट करता है और हम लोग उसको किसी न किसी तरीके से हम लोग उस गैस से जुड़े हुए हैं। फिर भी एग्जाम्पल पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं, यहाँ O2 है, CO2 है, N2 है, H2 है एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे गैस आप नाम यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस। क्या बात है बोलो, एकदम नहीं आया, जल्दी से भी नहीं आया। हाँ ठीक होता, मैं तो सुन के लिख लिया। ठीक है, तो
समझ गए? यहाँ से 2 बार समझा दिया आपको हम कि किसको बोलते हैं आइडियल गैस, किसको बोलते हैं बोलो रियल गैस। रियल गैस का मतलब जो हर बात पर चार्ल्स और बोल्स लॉ को नहीं माने। बात समझ में आ रही है? और आइडियल गैस किसको बोलते हैं? आइडियल गैस बोलते हैं वो गैस जो चार्ल्स लॉ बोल्स लॉ को हर हर पॉइंट पर उसको माने, लेकिन ऐसा गैस एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ में आ रही है? अब सवाल एग्जाम में बहुत बार देखा गया है कि वो कौन सा टेम्परेचर है, मतलब सॉरी किस कंडीशन पर जो तुम्हारा जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब कि क्या कंडीशन हो, ऐसे रियल गैस तो मानता नहीं है, रियल गैस तो मानता नहीं, चार्ल्स लॉ को बोल्स लॉ को मानता नहीं, बोलने का मतलब क्या है, कंप्लीट नहीं मानता है, खास लिमिट तक मानता है। लेकिन अगर हमें चाहें कि नहीं भाई रियल गैस फिर भी रियल गैस जो है फिर भी तुम्हारा चार्ल्स लॉ और बोल्स लॉ कॉम्बाइंड इक्वेशन यानी पीवी बाई टी का कांस्टेंट को इस इक्वेशन को माने, तो क्या कंडीशन है उसका, तो उसे कहीं जाए बहुत ज्यादा पूछता है। इस साल भी आया था एमसीक्यू में। तो वो है तुम्हारा हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे देखा गया है, बहुत हाई टेम्परेचर हो एक साथ बढ़ाया जाए, हाई टेम्परेचर किया जाए, प्रेशर को बहुत लो किया जाए, तो उस केस में देखा गया है क्या, उस केस में देखा गया है कि हमारा मतलब कि कोई भी गैस करीब करीब आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। बोले बात समझ में आ रही है? तो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर real gas may behave as ideal gas। अब एमसीक्यू में आ गया, इसका मतलब नहीं कि और नहीं आएगा, आपका ट्रू फॉल्स में आ सकता, बोल देगा कि कोई भी रियल गैस हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे रियल गैस की तरह बिहेव करता है। मतलब कोई भी रियल गैस हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, तो बात का उल्टा हो गया है। हम क्या बोला, ध्यान दीजिए, हम बोला क्या हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, लेकिन अब लिखा क्या हम लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। आपको पकड़ना पड़ेगा कि मतलब इसी कोई मैनिपुलेट करके वो कैसे कैसे करके दे देगा, फिर द ब्लैंक दे देगा एट डैश एंड डैश रियल गैस में बिहेव लाइक आइडियल गैस, तो आपको लिखना पड़ेगा कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा उसको कोई गारंटी नहीं है कि क्या दे सकता है और कैसे दे सकता है। बुरा बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ पढ़ने वाले हैं, इसका भी फोटो ले लीजिए भाई, पूरा मिटा देंगे बोर्ड हम। अब पढ़ने वाले हैं एवोगाड्रो लॉ पढ़ने वाले हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, फिर मोटा मोटी क्लास टॉपिक खत्म हो जाएगा। कुछ बाकी रहा आधा घंटा का नेक्स्ट डे कर देंगे। चलिए बैठा दे बाबू, इसको बैठा दे। यहां से एक न्यूमेरिकल पक्का आता है, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इसका, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो नोट्स देंगे क्लास को उसी में कराएंगे। लास्ट ईयर क्लास में गैस, जैसे आप लोग का कौन सा पार्टिसिपेट शॉर्ट रह गया ना, लास्ट टाइम गैस लॉ का न्यूमेरिकल रह गया था, क्लास से बात कर रहे थे तो हुआ ही नहीं, फिर उसके बाद कराया ही नहीं, स्टार्ट किए थे बात कर रहा था तो फिर बंद कर दिया, और बंद किया तो बंद ही रह गया वो। चलिए आइए भाई बात करते हैं हम लोग एवोगाड्रो लॉ के बारे में। एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था, जिस तरह से चार्ल्स और बोल्स लॉ है, इसने भी चार्ल्स की तरह बोल्स की तरह एक लॉ दिया। चार्ल्स लॉ में क्या देखा हम लोग कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है, गैस का मास से कोई लेना देना नहीं, गैस का मास कांस्टेंट था।
और वहां पर प्रेशर कांस्टेंट था। बॉयल्स लॉ में क्या देखा हम लोग कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, टेम्परेचर और गैस का मास कांस्टेंट है, मास से कोई देना नहीं है। फिर हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या देखा कि प्रेशर भी घट बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी घट बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी घट बढ़ रहा है, सिर्फ कांस्टेंट क्या चीज है, मास। अब यहाँ पर बॉयल्स क्या किया, बॉयल्स आके मास के बारे में बात किया, क्योंकि मास के बढ़ने से भी तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है या नहीं बढ़ता, तो मास के बढ़ने से भी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ज्यादा मास ज्यादा गैस, कम गैस कम मास, सिंपल सी बात है। तो अब इसमें कौन सा बड़ा तोप वाला भाई लॉ दे दिया ये, तो इसका लॉ बहुत इंपॉर्टेंट कैसे, देखिए पहले बात समझ लें, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ा था, गैस का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स हम लोग क्या मानेंगे, उसको मॉलिक्यूल्स बोला मानेंगे। सॉलिड के लिए क्या बोला हम उसको एटम बोलेंगे, लेकिन लिक्विड गैस के लिए क्या बोला था शुरू क्लास में हम, कि उसको हम लोग मॉलिक्यूल से करेंगे, सोचेंगे ऐसा। अब कैसा मॉलिक्यूल सोचेंगे, आप ऐसा सोचिए कि छोटे छोटे बॉल्स है, छोटे छोटे बॉल्स है। अगर आपको ब्रॉड पॉइंट में समझने की कोशिश करें तो आप लोग वाला कहीं बचपन में फुकनी से फूके हैं, साबन लगा करके फूके और वो फिर अपने आप रैंडमली मूव करता है अपने आप, उतना तो बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया आपको हम, मतलब समझिए गैस के मॉलिक्यूल भी ऐसे रैंडमली फिर मूव करते रहते हैं, नहीं फुकनी से फूका भाई, समझ गया, हाँ सही फूके। अब समझिए एक एक बॉल क्या है, गैस का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। देखिए ना, उसको हवा में क्या होता है, रैंडमली मूव करने लगता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो गैस का पार्टिकल ही होता है, उसमें गैस भरा होता है, बलून के अंदर गैस होता है, बलून मतलब वो छोटा बबल बनता है, तो गैस होता है वही मूव करता रहता है ना, फिर अपने आप फट जाता है, वो प्रेशर बढ़ने से फट जाता है, ठीक है। चलो, तो एवोगाड्रो ने क्या बोला, एवोगाड्रो ने उस गैस के मॉलिक्यूल्स को किससे इंडिकेट किया, एन से, किससे किया, एन से। एन मतलब नंबर ऑफ, एवोगाड्रो लॉ में एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप बताइए, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो गैस का मास ज्यादा होगा ना कम होगा, बोलिए अजीब, ज्यादा होगा, गैस का मास ज्यादा, अच्छा गैस का जब मास ज्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा ना कम होगा, गैस अगर मास बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा ना बढ़ेगा, बढ़ेगा, अच्छी बात है। गैस अब जब ठूसे चले जा रहे तो गैस का वॉल्यूम तो बढ़ रहा है गैस का, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, बल्कि यहाँ पर एग्जैक्टली बढ़ रहा है। अगर हम गैस का मास हम बढ़ा रहे हैं तो हम मॉलिक्यूल्स को इंटर कर रहे हैं, और जहां पर हम टेम्परेचर के बढ़ाने से जो गैस का जो वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, वहां गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ रहे थे, वो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे थे। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जा रहे हैं, कि 100 मॉलिक्यूल्स रखा है, गर्म किया 200 मॉलिक्यूल्स हो गया, ऐसा नहीं हो रहा, सही मॉलिक्यूल है वो, लेकिन वो दूर दूर मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? या बॉयल्स में अगर हम बात अगर हम करें तो हम प्रेशर जो कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं गैस के मॉलिक्यूल्स कम हो जा रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल 50 मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल 100 ही रहेंगे, लेकिन क्या होगा, वो करीब चले आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स बढ़ाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी बात है, मॉलिक्यूल्स बढ़ने से गैस का वॉल्यूम बोलो बढ़ेगा, है ना जी। तब तुम बताओ यहाँ पर कांस्टेंट कौन रहना चाहिए था, चार्ल्स लॉ में कौन कांस्टेंट था, बॉयल्स लॉ में कौन कांस्टेंट था, कॉम्बाइन लॉ में कौन कांस्टेंट रह गया था, तो उस हिसाब से यहां पर कौन कांस्टेंट होना चाहिए, बोलिए। गैस के मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से वॉल्यूम तो घटे बढ़ेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं रहने वाला, तो फिर कांस्टेंट क्या रहेगा सर यहाँ पर, प्रेशर और टेम्परेचर। यहाँ पर कौन कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर मास को कांस्टेंट नहीं बोल देना, जो मास तो बढ़ ही रहा है। तो एवोगाड्रो बोला कि गैस का जो वॉल्यूम है, गैस का जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कब, व्हेन P and T आर फिक्स्ड। मतलब कि अगर गैस के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर और उसके आसपास का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, तो गैस के नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉल्यूम के बढ़ाने से घटते हैं, वॉल्यूम में कम करने, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वॉल्यूम भी, ऐसे आज देखिए आप लोग का वॉल्यूम कम है, कम मॉलिक्यूल्स है अभी आज। अब ये सैटरडे जब क्लास होगा, फ्राइडे क्लास होगा, वो सब 2 दिन बाद, तो फिर मॉलिक्यूल्स बढ़ सकता है। बात समझ में आ रही है?
और हमरा क्या है, जब प्रेशर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर भाग जाता है, उल्टा होता है। जब प्रेशर कम देंगे तो मॉलिक्यूल भीड़ लगा आ गया था। यहाँ पर चार्ल्स लॉ फेल है फिशन के मामले में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट के लगाएंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब क्या करने वाले हम लोग, जैसे वहां के चार्ल्स लॉ बोल्स लॉ में, बस यहां भी करेंगे। क्या करेंगे, v बाई एन इक्वल टू के करेंगे, जहां पर v बाई एन इक्वल टू क्या चीज है, कांस्टेंट है। तो जिस तरह वहां पर P1 V1 लिखा था, P2 V2, फिर लिखा V1 बाई T1 चार्ल्स लॉ में, V2 बाई T2, फिर कॉम्बाइंड फॉर्म में क्या लिखा, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। वैसे यहाँ पर कितना होगा आपका, V1 बाई N1 V2 बाई N2, या इसको हम लोग कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, V1 बाई V2 N1 बाई N2। ज्यादा अच्छा हम लोग न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल करेंगे। पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना याद रहेगा, वॉल्यूम उतना बेसिक रहेगा, नंबर कम रहेगा तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर वन का मतलब है, अच्छी बात और बोलते हुए चले आपको हम, यहाँ पर V1 V2 जो लिख रहे इसका मतलब नहीं कि V2 ज्यादा होगा V1 कम होगा। यहाँ पर जब जहां 1 लिख रहे इसका मतलब इनिशियल, और जहाँ 2 लिख इसका मतलब वो फाइनल। अब इसे यहाँ पर तुम देखो, अगर मान लो हम एक, मेरे पास एक गैस है, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो उसका एक वॉल्यूम होगा, उसको V1 बोल देंगे, उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया n, तुम्हारा V1 बोले, और एक तुम्हारा N1 हो गया। अब बाहर से कोई नंबर ऑफ गैस लगा डाल दिया उसमें, अब वॉल्यूम क्या हो गया, V2, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हो गया N2 हो गया। देखिए, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, गैस निकाल भी तो सकते हैं। तो जब उसमें गैस पहले से मौजूद था तो वॉल्यूम V1 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1। अब गैस निकाल लिए तो वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम V2 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N2। तो इसका मतलब ये नहीं कि V2 है तो हमेशा बड़ा होगा, वो ऐसा नहीं है, सेकंड केस है वो। पहला वाला जहां 1 लिखा पहला केस, जहां 2 लिखा हुआ दूसरा केस। अब दूसरा केस में कम बेसी भी हो सकता है, हमको उसको मतलब नहीं है। हमेशा पहले वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, 1-1। जैसे वहां पर चार्ल्स लॉ है, बोल्स लॉ है, या तुम्हारा कॉम्बाइन, वहां बोलने भूल गए थे हम, अभी बोल दे रहे हैं। जहां जहां 1-1 लिख रहे मतलब वो इनिशियल कंडीशन है, जहां 2-2 लिख रहे वो कौन कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। ये ध्यान में रहे, जो सेकंड कंडीशन है जरूरी नहीं कि ज्यादा हो और जरूरी भी नहीं है वो कम हो, वो सवाल में कुछ भी हो सकता है। बोले बात समझ में आ रही है। ये था हम लोग एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ एक अच्छा बात और बोला चार्ल्स लॉ की तरह। चार्ल्स लॉ का अच्छा, चार्ल्स लॉ के लॉ का खूबसूरती क्या था, चार्ल्स जब बॉयल्स की तरह चार्ल्स ने बोला कि भाई कम करने से टेम्परेचर और वॉल्यूम कमेगा, बढ़ाने से टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ेगा, शर्त कि तुम्हारा प्रेशर और गैस का मास कांस्टेंट रहे। चार्ल्स ने यही बात बोला था, लेकिन चार्ल्स एक बात ये भी बोल दिया था एग्जैक्टली कि वॉल्यूम कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। तो क्या बोला था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर या घटाने पर उसका वॉल्यूम, उस गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम के मुकाबले 1/273 हिस्सा बढ़ सकता है और घट भी सकता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। तो एग्जैक्टली बता देते कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। उसी लॉ के मुताबिक, उसी लॉ को तो फॉलो करके हम लोग क्या निकाला, वो माने 273 डिग्री सेंटीग्रेड निकाला, यहाँ पे किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो रहा था। तो ठीक उसी तरीके से एवोगाड्रो ने बता दिया कि किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पर किसी गैस के वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। उसने बोला कि एवोगाड्रो ने बोला एनटीपी पर, कितना पर, एनटीपी। याद करो एनटीपी क्या था, नॉर्मल टेबल प्रेशर। उसने कहा एनटीपी पर, एनटीपी बोले या फिर एचटीपी बोले। अब जब एनटीपी में एचटीपी बोल रहे तो हमारे जहन में क्या बात है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 76 सेंटीमीटर मरकरी है ना। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोल रहे तो क्या बोलेंगे, 273 केल्विन, एक ही बात है। तो अगर हम एवोगाड्रो का बोला कि एनटीपी पर या एचटीपी पर सभी गैसों के बराबर वॉल्यूम में, सभी गैसों के बराबर वॉल्यूम में, सभी गैसों के बराबर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, सभी गैसों के बराबर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे। मतलब क्या है इस लॉ का, मान लो 3 कंटेनर है, 3 कंटेनर 4 कंटेनर है मान लो,
और चारों कंटेनर सेम साइज का है और चारों कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ गैसेस भरा हुआ है, इक्वल अमाउंट ऑफ गैस भरा हुआ है। एक में मान लो 1 लीटर भरा हुआ है ऑक्सीजन गैस, एक में मान लो 1 लीटर भरा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, एक में मान लो 1 लीटर भरा हुआ है नाइट्रोजन, एक में मान लो 1 लीटर भरा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह से 4 कंटेनर में गैस भरा हुआ है, सब गैस का वॉल्यूम क्या है, इक्वल बराबर है। और इसके आसपास का कंडीशन क्या है, एनटीपी। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है। तो अगर ऐसा होगा तो इन सारे कंटेनर्स पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हमेशा बराबर होंगे, हमेशा, मतलब वो गैस अलग अलग होंगे लेकिन उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, लेकिन घटना कब घटेगा, एनटीपी पर या फिर एसटीपी पर। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए एवोगाड्रो ने कहा था कि एनटीपी पर या एसटीपी पर सभी गैसों के बराबर हजम में, इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और उसने ये भी बता दिया एक्सपेरिमेंटली, उसने ये इसकी लॉ की ज्यादा खूबसूरती है कि उसने ये भी बता दिया कि एग्जैक्टली एनटीपी पर उस गैस के मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ गैस में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। बात समझ में क्या बोल रहे हैं। तो कितना बताया था उसने बताया था कि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। कितना होगा, एनटी पर एसटी पर सभी गैसों के बराबर हजम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल तो होगा, साथ उसने यही बता दिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा। और वो बताया कि वो यही बता दिया कि इतना जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो किसमें होगा, बोला वो किसी भी गैस का 1 मोल में होगा, किसी भी गैस का 1 मोल में होगा, किसी भी। अब 1 मोल की चिड़िया का नाम है, 1 मोल अब किसको बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर बात समझना पड़ेगा। बोले यहाँ बात सही बता रही, बताओ, हाँ सब पॉज करो मुझे सब। पहले हम बोल दें इसके बारे में फिर से कि उसने ये बताया कि एनटीपी पर जिस नंबर ऑफ गैस में जो मॉलिक्यूल्स होगा वो कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। और उसने उसके साथ यही बता दिया कि जो 6.023 10⁻23 है ये गैस का वॉल्यूम कितना होगा, यही बता दिया। कितना बताया उसने, 22.4 लीटर। कितना होगा, मतलब उसने इतना कुछ बता दिया, मतलब 4 स्लॉ से भी ज्यादा बता दिया इसने कि एनटीपी पर किसी गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा उसमें, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो जब कोई गैस का मॉलिक्यूल इतना हो जाए और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर हो तो उस गैस को क्या बोलते हैं हम लोग, उस गैस का अमाउंट को बोलते हैं 1 मोल। गैस का अमाउंट को बोलते हैं 1 मोल, मतलब गैस की मिकदार को बोलते हैं 1 मोल। बात समझ आ रही है। अब आपको 1 मोल आपको कैलकुलेट करने सिखाएंगे, लेकिन इससे के लिए आपको हर गैस का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तभी आपको याद होगा नहीं। हम एक फोटो भेजेंगे आपको ग्रुप में, तो आप उस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस का एटॉमिक नंबर याद करके आएंगे, सिर्फ एटॉमिक नंबर। तो फिर आप इसको आसानी से यहाँ का न्यूमेरिकली बना पाएंगे। तभी हम एग्जाम्पल के लिए आपको बोल दे रहे हैं। इससे सपोज करो हम लिखा वाटर H2 है, ठीक है, H2 है। तो H2 का हम इसका वेट निकालेंगे, इसका वेट कितना है, इसका अमाउंट कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। कितना होता है, ये हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक वेट 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। तो अगर ये 16 हो गया, बस 2 हाइड्रोजन कितना हो गया मिला के, ये 18 हो गया है ना। मतलब कितना हो गया, हाइड्रोजन 1 और 2 हाइड्रोजन 2 हुआ, 2 एकम 2, अब ये ऑक्सीजन का 16, तो 2 एकम 2 प्लस 16, तो ये 18 ग्राम वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। अब एग्जाम्पल आपको अगर हम और दे, मान लो, सॉरी यहाँ पर 16 है। अच्छा एग्जाम्पल आपको और दे रहे हैं, CO2। आपकी जानकारी के लिए हम बोलते हैं, अभी कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है और ऑक्सीजन का तो बोल ही दिया कितना 16 होता है।
तो उस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 1 मोल का वेट कितना होगा? तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, 12 16 दूना 32, यानी कितना हो गया? 44 ग्राम। बोलो, बात समझ में आ गई? और एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, अमोनिया। हम एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जाम में इसी भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, फिर भी आपको याद करने का जरूर, उसको याद कीजिएगा। अमोनिया आपकी जानकारी के लिए बोलते हैं हम, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो जब नाइट्रोजन का 14 हो गया, हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 तिया 3, तो 14, 3 1 कम 3, कितना हो गया ये? 17 ग्राम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि अमोनिया गैस का, NH3 का नाम अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस का 1 मोल का वजन कितना होगा? तो कितना 1 मोल का वजन? 17 ग्राम। अब जब पूछा तो वाटर का 1 मोल का वजन कितना है? कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का वजन कितना है? 14 ग्राम। ऐसे और भी गैसेस आएंगे, तो कोई भी गैस अगर आपको दे, अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है, तब उसका आसानी से उसका क्या बोलते हैं, 1 मोल का वेट कितना आप निकाल सकते हैं। जो लिख रहे हैं ये 1 मोल का वेट है, 1 मोल, नोट कीजिएगा बात को, सो 1 मोल का वेट है। अब एग्जाम में देखिए पूछता है आपसे कि बताओ कि, अरे यहाँ बात समझ ले, हम क्या बोला, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? कितना मॉलिक्यूल्स होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, और ये इतना गैस कितना वॉल्यूम घेरेगा? 22.4 लीटर। या हम ऐसे बोल सकते हैं किसी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? इतना होगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं अगर किसी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? ये वाला होगा। अगर हम ऐसे बोले किसी गैस में अगर इतना मॉलिक्यूल्स है, तो गैस का अमाउंट क्या है? तो 1 मोल है। अगर किसी गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22 सब आपस में जुड़ा हुआ है। अगर ये है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये है तो ये दोनों भी होगा। बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम में देखिए, अगर आपसे हम एक एमसीक्यू पूछ लिया कि बताओ वाटर का 1 मोल में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा? वाटर का 1 मोल में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा? एट एनटीपी अंडरस्टूड है, एनटीपी हमेशा रहेगा, तो हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि वाटर का 1 मोल में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो आप देखिए कि 1 मोल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, इसका मतलब कितना होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। अब आपसे पूछ रहे, अच्छा बताओ 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम का वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? 18 ग्राम मतलब 1 मोल, वो मतलब वॉल्यूम कितना उसका होगा? मैं इसी में आंसर घूमेगा, आप इसी को पेट पेट के आपसे इसी में पूछेगा, और आपको याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा आपसे। अब आप सवाल देख लीजिए, आप जैसे आपसे बोला कि बताओ 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? बोलो, एग्जाम में ऐसे ही पूछा। अच्छा बताओ 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो 44 में इतना है, तो 22 ग्राम में क्या आधा होगा? आधा होने का मतलब कितना हो रहा है? 11.2 होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा। बात समझ में आ रही है? ये समझा? नहीं समझा? हाँ। अगर आपसे पूछ लेगा कि बताओ 22 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 22 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 22 ग्राम में, तो क्या करेंगे इसको हम लोग इस हिस्से को सिर्फ इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे, बोलो तो इसको 2, इसका आप फोटो ले लो, तो मैं साइड में लिख के दिखा रहे हैं। न्यूमेरिकल इस पे बहुत ज्यादा आता है, शॉर्ट एमसीक्यू इसी पे आता है। अगर हम जो शॉर्ट आपको देंगे तब करवाएंगे, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह का है। अगर आपको मोल और ये पता है, वॉल्यूम पता है, सब एनटीपी पता है, तो आप आराम से फटाफट सबका जवाब देंगे। अगर आप नहीं याद करेंगे तो मेरा कोई दोष नहीं, मिटाएं इसको। अब सपोज कीजिए एग्जाम में पूछा भी ऐसे, एग्जाम में अगर मान ले आपसे पूछ लेगा बताओ 34 ग्राम अमोनिया, 34 ग्राम अमोनिया का वॉल्यूम कितना होगा? तो 17 ग्राम में कितना है? 22.4 लीटर है, तो डबल हो जाएगा 34 ग्राम का। तो सब जब 17 ग्राम का आपका वॉल्यूम है 22.4 लीटर, तो 34 ग्राम का कितना हो जाएगा? जरा कर देंगे दोस्त, है ना? 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4। बात समझ में आ रही है?
वैसे अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम का जो भी है आपसे पूछ लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोला है, वॉल्यूम नहीं बोला है, ध्यान रखो बात। तो क्या करेंगे 6.023 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 23। अब जो भी तकसीम करके आगे लिख दीजिएगा उसको आप, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 2 3 6 0 2 1 कम 2, यहाँ भी 2 1 कम 2, 1 बचेगा, डिस्टेंस लेगा 10 हो जाएगा, 2 5 10, तो कितना रहा 3.0115 इंटू 10 टू द पावर, बोलो जगह लिखेगा जी हम, 2 3 6 2 1 कम 2 2 1 कम 2, ठीक है। तो हो गया, बात सुनो कैसे निकाला, 2 से उसको हम डिवाइड कर दिया। अब ऐसे अगर पूछता, अगर आपका पूछ रहा था कि बताओ 22 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा, तो 44 का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, तो 22 ग्राम में कितना होगा, बोलो 22 तो है ही है ना, तो कितना 11.2 लीटर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। तो सारा डिपेंड किस पे कर रहा कि आपको इस गैस का एक्चुअल 1 मोल का वॉल्यूम पता है या नहीं। आपको कैसे पता होगा, आपको गैसों का एटॉमिक वेट याद करेगा। हम 4 गैस का नाम लिखा है, क्या नाम लिखा हम, 3 गैस का, उसमें तो ऑक्सीजन भी आता है, बहुत ज्यादा पूछता ऑक्सीजन के बारे में भी, O2 के बारे में। तो O2 का कितना होगा एटॉमिक वेट 16 होता है, तो 1 मोल का वजन कितना होगा 2 इंटू 16 यानी 32। तो आपसे पूछ भी सकते हैं, बताओ ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन कितना होगा, तो कितना होगा 32 ग्राम। अब ये पूछ देगा बताओ 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा इंटीरियर 22.4 लीटर। पहले बताओ 32 ग्राम ऑक्सीजन में एन टेबल कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ऐसे ही पूछ सकता है बताओ एन टीवी पर 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो 32 पे इतना हो रहा, तो 16 में इसका आधा होगा, यानी आंसर यही वाला होगा। मतलब इतने से इन्फॉर्मेशन है, उसी को आपको ऐसा एग्जाम में फेंटेगा कि आप फिटाइएगा। बोले बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन भी एक क्लास पूरा लगी जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, अगर जुमा का दिन पूरा क्लास लगी जाएगा तो उस दिन पूरा खत्म कर देंगे गैस लोग, ठीक है। आज सीधा रहने देते हैं, लेकिन आप लोग वाकई बहुत कम पढ़ के आए थे, इतना कम पढ़ के आपका आंसर एग्जाम में नहीं कर पाइएगा। एग्जाम में आपका आएगा 35 से 30 नंबर आपका आएगा टान घसीट करके, जो पढ़ाई पढ़ना कोई भी 30 आ जाए तो मतलब जो अच्छा बच्चा उसका 30 आ जाएगा, जो नहीं पढ़ो तो फेल होगा। या उसका कितना आएगा, उसका एग्जाम में आएगा 23, 2 नंबर देके पास करेगा कौन, तो चेक करता है, ठीक है। नहीं लेनी लोग लेटर के पास होगा। चलो पॉज कर दो।